नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार है। हम चलते हैं, आज ये नया सिलेबस है जो सेकंड ग्रेड का जो 2025 में जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम होगा, जो अभी सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस आया है उसको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आपको एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए कि टॉपिक को मैंने हिंदी में अनुवाद करके एकदम सिंपल तरीके से आपको इसके सामने एक्सप्लेन किया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इस जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस आया है ना, उसके अंदर किसी प्रकार का ये भी नहीं बताया हुआ है कि किस टॉपिक्स में से कितने सवाल आएंगे, ग्रेजुएशन में से कितने प्रश्न आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में से कितने प्रश्न आएंगे और इसके बारे में, और ग्रेजुएशन में से कितने प्रश्न आएंगे या फिर 11th-12th में से कितने प्रश्न आएंगे, टीचिंग मेथड से कितने प्रश्न आएंगे, कि कुछ नहीं बताया है। इसमें केवल इतना बताया कि इस पूरे में से 300 नंबर के प्रश्न आएंगे। 300 नंबर का जो भी प्रश्न आएगा, 150 सवाल आएंगे, 300 नंबर आएगा। राइट बात। और ये भी स्पष्ट है रूप से है कि आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपके 40% स्कोरिंग नहीं है, अगर आपके एवरी पेपर में से, इसमें गणित में भी आपका 40% नहीं है तो आपका फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा। अगर आपके फर्स्ट पेपर में 40% नहीं है तो सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, मतलब आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे। सीधी सी बात है। दोनों में से आपको 40% अलग अलग नंबर लाने आपको बहुत ज़रूरी है। जो इसका विज्ञप्ति आई है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पहले पेपर के बारे में भी 40% लिखा हुआ है और नीचे की तरफ सेकंड पेपर के अंदर भी 40% लिखा हुआ है। समझ में आई बात। और इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग लिखा हुआ है 40%। तो इससे ये साबित हो सकता हुआ है कि आपको 40% दोनों में अलग अलग आपका स्कोरिंग होना जरूरी है। ये हमारे गणित के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक मुश्किल मान सकते हो आप इसे, क्योंकि कई बार पेपर टफ आ जाता है तो 40% स्कोरिंग के कारण वो जीके में तो अच्छा स्कोर कर पाते हैं, लेकिन उसको मैथमेटिक्स के अंदर उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मेरी ये जो मानना है, मैंने ये जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 40% वाला क्राइटेरिया दोनों में आपको अलग अलग 40% लाना होगा। हिंदी फर्स्ट पेपर में भी 40% लाना होगा, सेकंड पेपर में भी 40% लाना होगा। और दूसरी बात, इसमें जो 11th-12th का पार्सन है वो भी इसमें नहीं लिखा हुआ है कि इसमें से इतने प्रश्न के आएंगे, तो इसमें भी कोई संभावना नहीं है। आपका 11th-12th ज़्यादा आ सकता है, कम भी आ सकता है, ग्रेजुएशन ज़्यादा आ सकता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो 9th-10th का पोर्शन है उसमें से मात्र 6 से आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा प्रश्न 9th-10th में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो 11th-12th का पोर्शन है उसमें से हो सकता है कि ज़्यादा प्रश्न हो, लेकिन ग्रेजुएशन के पोर्शन है वो 11th-12th के समकक्षी रहने वाला है। ग्रेजुएशन का पोर्शन है वो 11th-12th के बराबर रहने वाला है, जहाँ तक संभावना है। मतलब 50% आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन और 50% इसका अपने 11th-12th का पोर्शन रहने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए आपको इस ग्रेजुएशन के पोर्शन को आपको हल्के में नहीं लेना होगा और 11th-12th का पोर्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से करना होगा। 11th-12th के पोर्शन के लिए आपको ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, जो आपके SR सैनी बुक है। इस बुक को बढ़िया तरीके से आप जैसे ही इस बुक को मिलाएंगे तो आपको बढ़िया तरीके से आपका एक्सप्लेन हो जाएगा और आपको भी एक समझ में आ जाएगा कि इस बुक के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आपका इसमें पेपर और प्रश्न लिखे हुए हैं। तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। 11th-12th के लिए इनके 2 पार्ट्स आते हैं, भाग फर्स्ट और एक होता है भाग सेकंड। तो आपका 11th-12th का पोर्शन है। इसके अलावा आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोचिंग्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको ये SR सैनी बुक पढ़नी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9th-10th के लिए आपको NCERT की बुक्स पढ़ लेनी है, उसके बाद नहीं आएगा। आपको चलता है 9th-10th। अगर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो वो 9th-10th का पोर्शन बिल्कुल हल्के में ही लेता है और हल्के में ही आते हैं, ज़्यादा इतने हार्ड प्रश्न नहीं आती है 9th-10th की, और आप आराम से उस प्रश्न को कर सकते हैं अगर आप 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं। देखो मेरे पास ये दोनों बुक है,
एक तो ये फर्स्ट भाग है और ये मेरे पास एक सेकंड भाग है, दोनों बुक भाग है। दोनों भाग को आपको बढ़िया तरीके से करना है। दोनों भाग मेरे ये जो एडिशन है वो मेरे पास जो 2018 की है एडिशन है मेरे पास। दोनों बुक को मैं SR सैनी बुक को मैं यूट्यूब से आपको यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको पूरा का पूरा लगभग बहुत सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ इस फर्स्ट इसके अंदर बात करता हूं तो इसके अंदर भी मैंने बहुत सारे इसके जो टॉपिक्स होते हैं ना वो कई बार स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर रखा है और समझा भी रखा है। डियर स्टूडेंट्स, अपन चलते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना उसके अंदर तो केवल अलजेब्रा का पोर्शन है। तो अलजेब्रा का पोर्शन है तो उसमें से कितने सवाल आएंगे, जैसे हम बात करते हैं जैसे अलजेब्रा का पोर्शन है तो 10 आपके पार्ट्स है वो अलजेब्रा के दे रखे हैं। और उसके बाद आपके इसमें त्रिकोणमिति का पोर्शन दे रखा है। द्विविमीय ज्यामिति मैंने 2D इसके अंदर से पूरी की पूरी अभी मेरे पूरी होने की कगार में, तो पूरी की पूरी पूरे प्रश्न इसमें करवा रखी है मैंने, ठीक है। और ये मेरे करवाना है बाकी, लेकिन आपको मैंने सेट रिलेशन भी करवा दिया, कॉम्प्लेक्स भी करवा दिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन करा दिया और प्रोग्रेशन भी करवा दिया है, और जो ये डिटरमिनेंट भी करा दिया, मैट्रिक्स भी कर दिया। काफ़ी पोर्शन इसमें भी मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से पूरे प्रश्न करवाई है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो सेकंड पार्ट है तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सा आएगा, जैसे फलन है, सीमा है, इसमें से ज़्यादा प्रश्न आएगा। आपका जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें से 10 से 12 प्रश्न आने की संभावना है, और जो समाकलन है उसमें भी से 10 से 12 प्रश्न आने की संभावना है। सदिश में से केवल और केवल सदिश में से 10 से 12 प्रश्न आते हैं। इसका मतलब आप मान सकते हैं जो वेक्टर वाला पोर्शन है एक बार सदिश में से 10 प्रश्न आ गए थे, इसीलिए इस वेक्टर वाला पोर्शन है इसको बढ़िया तरीके से करना है। 2D को और 3D को भी बढ़िया करना है। जो प्रायिकता का पोर्शन है वो आपको यहाँ से न पढ़ के आपको कहाँ से पढ़ना है, NCE और RBSC की जो पुरानी बुक आती थी ना उसको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, उसमें आपको समझना आ जाएगा बढ़िया तरीके से। आपको ये पोर्शन आपको कहाँ से पढ़ना है, RBSC की जो बुक आती है उसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ लेना, और आपका अच्छे तरीके से उसमें से आपको ये कवर हो जाएगा। और ये तो आपके पोर्शन है नहीं, पीछे ये जो पोर्शन है ये पूरे के पूरे आपके सिलेबस के अंदर है। मैंने आगे की तरफ लिखा हुआ है एक प्रश्न तो सब में ही आने की संभावना है, इसीलिए आप बढ़िया तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। रही बात आपके पीछे ये शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों की मेरी बुक आती है, ये टीचिंग मेथड की आती है बुक है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक आती है। इस बुक को आप टीचिंग मेथड के लिए आपका ये जो पोर्शन है वो बढ़िया तरीके से इसमें हो जाएगा। तो आप टीचिंग मेथड के लिए ये बुक पढ़ सकते हैं जो मेरे द्वारा मैथ्स वाले JR इसमें लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से मेरा लेखक के परिचय के बारे में बात करेंगे। और ये इस टाइप से ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक आती है जो मात्र आपको 125 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ऑनलाइन के अंदर आपको 100 रुपये और डिलीवरी चार्ज अलग से लगेगा, तो उस टाइप से आपको 100 रुपये और डिलीवरी चार्ज अलग से, तो उस टाइप से आपको मिल जाएगा। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए मेरे नंबर्स है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं 7073681169। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ आपके ग्रेजुएशन का पोर्शन। ग्रेजुएशन का पोर्शन आप नवकार पब्लिकेशन की इस टाइप्स की बुक आती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का पोर्शन के लिए आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन में इसमें जितना भी आपको प्रश्न दे रखे हैं एक ध्यान रखना, पढ़ने का आपको तरीका होगा वो आना चाहिए। आपको इसमें से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें डाटाज नहीं होती, जैसे डाटा वाले प्रश्न है इसको तो आपको रटना है नहीं, लेकिन जो डाटा बिना डाटा वाले जैसे ये बढ़िया प्रश्न है तो स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न है उसको आपको लर्न याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन संख्या पद्धति। तो मैं आपको पूरा एक बार सिलेबस समझा देता हूँ। संख्या पद्धति में आवर्ती समापन दशमलव के रूप में परिमेय संख्या, मैंने पूरा का पूरा इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। सब जानते हैं क्योंकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश का पता बहुत कम होता है। चलते हैं, गैर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं का अस्तित्व, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव विस्तार, वास्तविक संख्याओं पर संचालन और क्रियाएं, और मतलब आप दशमलव संख्याओं के लिए घातांक के नियम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और अंकगणित की मूलभूत प्रमेय, ज्योमेट्री के अंदर रेखा और कोण
एक बिंदु पर कोण के गुणधर्म और संख्या, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, त्रिभुज की भुजाओं और कोण, त्रिभुज के गुणधर्म, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, त्रिभुज समरूप त्रिभुज, त्रिभुज की असमीकाएं, माध्यिका और ऊंचाई की सर्वांग क्षमता, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, समलंब और वर्ग के कोण और भुजाओं और विकर्णों के गुणधर्म मध्य बिंदु पर में। डियर स्टूडेंट्स, अगला पेज खोलते हैं तो मैं पेज के ऊपर चलता हूँ अगले पेज की तरफ। अगले पेज में लिखा हुआ है वृत्त और उससे संबंधित जितने भी पद है वो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब और समान जीवा और केंद्र से उसकी दूरियां, वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त से एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श का क्षेत्रमिति के क्षेत्रकलन में आप त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त सहित समान जितनी भी समतल आकृति है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज, वृत्त के त्रिज्या खंड और वृत्तों के खंड का क्षेत्रफल, उपरोक्त समतल आकृतियों पर आधारित क्षेत्रफल और परिधि की समस्या। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो घन घनाभ गोले और लंबवर्तीय बेलन शंकुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन एक प्रकार के धातुओं को दूसरे धातुओं के रूप में बदलने वाली जो समस्याओं पर आधारित यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। यहाँ से बहुत संभावना है प्रश्न बनने का। ये 10th की बुक के अंदर बढ़िया तरीके से दे रखा है, ठीक है। देखो, अब बीजगणित की बात करें तो एक घात के बहुपद, चर, रेखिक, द्विघात, घनीय बहुपद, एक बहुपद समीकरण के शून्य का मूल एक बहुपद समीकरण के शून्यों मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध और शेषफल प्रमेय, गुणांक प्रमेय पर आधारित समस्या, वास्तविक गुणांकों वाले द्विघात समीकरण, मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध, दिए गए मूलों से द्विघात समीकरण का निर्माण, रेखिक और द्विघात असमीकाएं, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणितीय योग, गुणधर्म और गुणा संयुग्मी और ध्रुवीय निरूपण, मापांक और मुख्य कोणांक, गुणधर्म, त्रिभुजीय असमीका और आपको इकाई के घनमूल और ज्यामितीय विश्लेषण, समांतर और गुणोत्तर श्रेणियां, समांतर और गुणोत्तर माध्य, परिमित समांतर और गुणोत्तर श्रेणियों के योग और अनंत गुणोत्तर श्रेणियों का योग, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों और घनों का योग, गणना का मूलभूत सिद्धांत। आगे चलते हैं। क्रमशः और संचय उसके सरल अनुप्रयोग, धन पूर्णांकों की घात के लिए द्विपद प्रमेय, द्विपद और व्यापक, मध्य पद और द्विपद गुणांकों के गुणधर्म, मैट्रिक्स और सारणी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स के बारे में लिखा हुआ पूरा और सारणी के बारे में, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वीडियो को बीच में पॉज करके रोक सकते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास है, देखो, समुच्चय और संबंध फलन के बारे में यहाँ से दे रखा है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो वीडियो को बीच में रोक के, ठीक है। आगे देखो, फलन के बारे में ये पीछे जो भी बिचा है ये पीछे फलन के बारे में भी लिखा हुआ पूरा। और आगे देखते हैं तो त्रिकोणमिति के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आपके कोर्स के अंदर है, आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। और विश्लेषण 2D की बात करते हैं तो 2D के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर दे रखे हैं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से और इसको एक्सप्लेन करके समझ के, और ये सब सारे के सारे आपके ये पूरा का पूरा SR के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं बिंदु पद के आधारित समस्या, यहाँ पर गुणांकों ये समस्या। और अगला 3D की बारे में बात करते हैं। 3D के अंदर इतने सारे टॉपिक्स कोर्स में है, कलन के अंदर इतने सारे टॉपिक्स कोर्स में हैं, आप रोक सकते हैं बीच में और वीडियोस को और समझ सकते हो कि क्या कौन से सिलेबस के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद ये दो वर्धमान ह्रासमान वाले इतने टॉपिक्स कोर्स के अंदर है, और सदिश बीजगणित के इतने सारे टॉपिक कोर्स के अंदर है। तो बहुत सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सिलेबस के अंदर है, आपके दे रखे हैं, ठीक है। और आगे देखो, सदिश वाले जो पीछे रहे वो ये 3 टॉपिक, ये 3 लाइन, ये उसके बाद आपके सांख्यिकी और प्रायिकता कितने सारे टॉपिक्स कोर्स के अंदर है, ठीक है। और अमूर्त बीजगणित ये ग्रेजुएशन का पोर्शन है, ग्रेजुएशन के अंदर अमूर्त बीजगणित में से सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, 10 से 12 प्रश्न बनेंगे, और ये आपके बढ़िया होनी चाहिए अमूर्त बीजगणित, ठीक है। आगे देखो, हम चलते हैं तो वास्तविक विश्लेषण भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझनी पड़ेगी, और यहाँ से आपको एक छोटे से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलते हैं, तो इसको भी आप बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके समझ सकते हैं। आगे चलते हैं अपन वास्तविक विश्लेषण के बाद सम्मिश्र विश्लेषण के अंदर इतने सारे टॉपिक्स कोर्स में है, कलन वाले के इतने सारे टॉपिक्स कोर्स में हैं आपके, ठीक है। और बाकी जितने बचे ये पीछे सिलेबस के अंदर और दे रखे, कलन के अंदर अवकलन समीकरण के इतने सारे टॉपिक्स कोर्स में हैं। आप वीडियोस को बीच में रोक देना और समझ लेना कौन कौन से हैं, ठीक है। सदिश विश्लेषण वाले इतने टॉपिक कोर्स में है आपके, और विश्लेषणात्मक त्रिविम ज्यामिति के इतने सारे टॉपिक कोर्स में हैं।
स्थैतिक और गतिकी वाले इतने सारे टॉपिक्स कोर्स में है। आप बीच में रोक देना, वीडियोस को समझ लेना, ठीक है। अगला है हमारे पास रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, ये इतने सारे टॉपिक्स कोर्स में है। और संख्यात्मक विश्लेषण के इतने सारे कोर्स में है, आपके सिलेबस के अंदर है। और संख्यात्मक विश्लेषण के आगे पीछे की तरफ देखते हैं तो ये इतने सारे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ पूरा का पूरा, आप भी समझ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं वीडियोस को आगे आगे की तरफ, ये आगे सीधे सीधे पूरे सिलेबस घुमा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, ठीक है। और ये आपको सिलेबस के अंदर जो नया सिलेबस आया है उसका है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। पीछे की तरफ चलते हैं तो ये जो आपको सिलेबस मैंने आपको, ये जो आपको सिलेबस आपके सामने बता रहा हूँ ना, ये सिलेबस जो अभी सिलेबस आया है वह सिलेबस है, ठीक है। तो आगे की तरफ देखो, ये बीजगणित वाला पोर्शन है, आप समझ सकते हैं इसको बढ़िया तरीके से और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बढ़िया तरीके से आपको समझा रखा है 11th-12th का पोर्शन और ग्रेजुएशन का। और 11th-12th का पोर्शन मैं बढ़िया तरीके से आपको करवा दूंगा, नो टेंशन। आप मेरे साथ जुड़े और मेरे पर जितना आपने विश्वास रखा है ना, और आपके इस विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरने के लिए मैंने 11 टीचिंग मेथड की बुक है वो उसको लिखी थी। और ये टीचिंग मेथड की बुक इतनी फेमस हुई कि आप मान के चलो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके मिलने वाले के पास होगी, देख लेना बनी। तो इसका मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बुक कितनी फेमस हुई है, ठीक है। क्योंकि ये सब आपने मुझे इतना सारा विश्वास दिया, इतना सारा प्रेम दिया, तो इसके कारण तो हमने एक एक चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, नवकार वाली बुक से ये ग्रेजुएशन वाले पोर्शन बढ़िया तरीके से आपके हो जाएगा, ये बात मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले के पोर्शन के लिए आप नवकार की बुक पढ़िएगा और 11th-12th के लिए आप एस आर सनी पढ़ लीजिएगा। और उसके लिए आप अपने जो भी है टीचिंग मेथड के लिए मेरी बुक पढ़ लीजिएगा। आपको नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी एक प्रश्न, एक सिंगल भी प्रश्न कभी गलत होगा। इसीलिए आप जो भी आप पढ़ो उसके ऊपर, उस सर के ऊपर आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि आपको कहीं कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोर्स ले रहे हो तो देख लेना, जो पिछली बार भी जिसने कोर्स नहीं लिया ना, वो लड़के ज़्यादा सेलेक्टेड हुए हैं। ये बात सत्य है। तो इसका मतलब कोर्स लेने से कोई किसी का सिलेक्शन थोड़ी होता है। सिलेक्शन तो आप खुद पढ़ोगे, खुद इस बुक को पढ़ोगे, समझोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। कोर्स लेने से तो कोई सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप जब खुद पढ़ोगे तब आपका सिलेक्शन होगा। बिना पढ़े आपका सिलेक्शन होना संभव नहीं है। तो इसीलिए आपको मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मैंने मेहनत की, इसीलिए आपको समक्ष इतने सारे बढ़िया तरीके से आपको मैंने इसका पूरा अनुवाद करके, ये हिंदी में हाथ से लिख के अनुवाद करके आपके सामने लिखा है। और 2 दिन मेरे पूरा दिन लगा, इसीलिए पूरे के पूरे 1 दिन के अंदर पूरा एक्सप्लेन करके आपके सामने ये एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा, बिना मेहनत तो कोई किसी को फल मिलता ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ है समझने लायक बात। तो मैंने जो पूरी पिछली जो बुक लिखी थी, आप किसी के पास है तो वो बुक है ना, वो बुक आपके अंदर से, उसके अंदर से प्रश्न जो उसके अंदर सिलेबस कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो भी आपके अंदर बुक के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ना, उस कंटेंट का आप समझ सकते हैं कि उस कंटेंट के अंदर मैंने जैसे आपको ना जो भी लिखा हुआ है ना, जो इम्पोर्टेंट था उसको बढ़िया तरीके से लिखा। जैसे किलपैट्रिक में से मेरे को ध्यान है, ये प्रायोजना विधि से बहुत सारे प्रश्न आते, तो मैंने हर चीज़ को बारीकी से लिखा है, ये समझना आपको बढ़ेगा। ये तो जो बच्चा, जैसे अपन बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं, ठीक है। आपको ध्यान है कि जैसे हर्बर्ट वाली विधि है, तो हर्बर्ट वाली विधि के अंदर मैंने इतना सारा अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी तरीके से इस हर्बर्ट विधि को मैंने समझा के रखा है। पीछे प्रश्न भी दे रखे हैं हर्बर्ट विधि, जैसे हर्बर्ट विधि है तो मतलब हर चीज़ इसने सिलेबस के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट किया है, उसको मैंने बढ़िया तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, सीधी सी बात है। तो आप समझ सकते हो कि आपको ये बुक
सीधी अच्छी ही लगेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे को विश्वास है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समय तक आपने मेरे को सुना, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं।